अध्याय 4 दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना। ये 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा था। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। ये तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वेरुल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। ये हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। ये हैदराबाद राज्य का ही हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में ये प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। और इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बुझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। दरअसल हम कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती हैं। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगह बताई थी। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांवों में गुजरने के दौरान हम लोगों से कोई भी आदमी मिलने नहीं आया। दौलताबाद में निश्चित ही अलग स्थिति थी। वहां हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतरकर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने का तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय जरूर पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले की फाटक पर थे। ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ, इसलिए बिना कुछ खासा सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धो लिया। उसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं। लेकिन इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, "थेड़, अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया।" जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना धर्म भूल गया है। इनकी औकात क्या है? थेड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया, जो उस वक्त फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, वे लोग जब हम टैंक के पास थे तब तो वो वहां थे ही नहीं। ये पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। भीड़ में से एक नौजवान मुसलमान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वो मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते। और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि हम उसके आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। चैप्टर नंबर 5। डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया, जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। ये घटना कठियावाड़ में एक गांव की अछूत स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल यंग इंडिया में ये घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव से बताया कि कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई। पत्र कहता है, इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त शुरू हो गई। उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी। उसको सांस लेने से तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वो एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और ना ही वो बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ और गारीसाए दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं डॉक्टर को 2 रुपए दे दूंगा। तब जाकर डॉक्टर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वो हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया और मैंने अपनी बीवी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। ये तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयां भेजी। मैं बाजार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज को लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने उनको 2 रुपए दिए थे। बीमारी खतरनाक थी। अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षक का नाम नहीं दिया हुआ है और
इसी तरह से डॉक्टर का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्यवाही के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही है। इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वो जिस पेशे से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा कलर को नौकरी छोड़नी पड़ी। इस कड़ी में एक और घटना है। 6 मार्च 1938 को कासरवड़ी यानी वुलन मिल के पीछे दादर बंबई में इंदुलाल यादव की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयां किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बंबई म्युनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाती पद यानी गांव का पटवारी के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बारसाट तालुका के खेड़ा जिले में मामलातदार के कार्यकालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उसी तरह से मैं ये नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे अछूत होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं मामलातदार ऑफिस के कलर के व्यवहार से हैरान रह गया जब मैं तलाती का पद संभालने वहां पहुंचा। कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक अछूत हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो, यहाँ नौकरी करने आया है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ जमीन पर रख दो। जब मैं बरसाड के मामलातदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के लिए डिब्बे रखे थे और वहां पर एक इन डिब्बों की जिम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए आदमी बैठा हुआ था। उसका काम था कि ऑफिस के क्लर्कों को जब भी जरूरत हो पानी पिलाया जाए। उसकी अनुपस्थिति में वो लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकाल कर पीते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वो पानी दूषित हो जाता, इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए खराब सा बर्तन रखा था जिसे मेरे सिवाय ना कोई छूता था और ना कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी ढाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वो पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वो वहां से सरक लेता। नतीजतन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं थे, बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बारसाड में अजनबी था, कोई भी मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बारसाड के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वो उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज्यादा रहूं। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम भाजस खरीदकर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था
और रात को मामलातदार ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंत्राल चला गया। ये बलसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। ये सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलातदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तलाती के पास 3 गांव जंत्राल, खांपुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं जंत्राल में इसी तलाती के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खासतौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुहारी करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारिणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्राल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहां करीबन 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और भी परेशान हो गया था। मैं वहां पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देख मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि ये कुर्सी उसकी थी। वो मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। रवानिया यानी गांव के नौकर की ओर देखकर वो बोलने लगा, किस गंदे भंगे कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वो एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे। कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धारिया यानी गंडासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ कर दें, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैं मामलादार को अपने ऊपर बीती है उसे लिखकर बताऊं और ये भी बताऊं कि अगर ये भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करें। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर उस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलादार को इस घटना के बारे में बता रहा हूं तो वे शायद अपना हाथ रोक ले। मैंने रवानिया से कागज लाने को कहा। वो कागज लेकर आया। फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। सेवा में मामलातदार तालुका बरसाड़ महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदर पूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लेखे को पढ़ा और उसको फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो, ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वादा किया कि ऐसा कभी नहीं करूंगा और ये भी वादा किया कि मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। मैं वहां रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका गया। तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली
और अपने माता पिता के पास बंबई लौट आया।